भारत विकास परिषद के अंतर्गत यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम संस्कार शाला का, जिसमें कल हमने संस्कार और संस्कारों का महत्व इस विषय पर चर्चा की थी। आज इस द्वितीय सत्र में हम चर्चा करेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। वैसे सरकार के द्वारा 22 जनवरी 2015 को भारतीय सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक अभियान चलाया गया। जब यह विषय सामने आया तो मेरे मन में बेटी बचाओ जो सेकंड वर्ड है उसकी बजाय बेटी बढ़ाओ ये शब्द मुझे ज्यादा उचित लगा। बेटी बढ़ाओ में इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम भारतीय सरकार के द्वारा जो रेशो निकाला गया कि भारत में कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, जब लिंगानुपात किया गया तब उस स्थिति में सन 2001 की जो स्थिति थी उसमें जब 1991 और उसके बेक हम जाते हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा लड़कियों में भारी कमी देखी गई। जैसे हम आपस में जब 1000 के ऊपर लगभग 850 ही वहां पर मात्र बच्चियां थी, बालिकाएं थी। 2001 का जब रेशियो देखा गया उसमें 932 थी। 2011 का जब ये रेशियो देखा गया तो मात्र 918 बची 1000 के ऊपर। ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इसी कारण से सरकार को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और 2015 को ये अभियान चलाना पड़ा भारत देश में कि हमें बेटियों को शिक्षित करना है। तो इसलिए ये अभियान, ये मुहिम छेड़ी गई, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं इस विषय पर इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि अशिक्षा होने पर या बेटियों के हक में जो है, जो अधिकार में है, वो उनको जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारे देश में यही स्थिति चलती रहेगी। मुझे कभी कभी जब इन विषयों पर मैं बोलता हूं या सोचता हूं, कभी कभी हमारा सिर शर्म से नीचे हो जाता है कि हम कौन से देश में रह रहे हैं। जिस भारत देश में, सोचिए जरा, विचार कीजिए इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी। जहां बेटों की संख्या अधिक है, बेटियों की संख्या कम है, निश्चित रूप से इस विषय की आवश्यकता वहां पर आ ही जाती है। हम जो आज विषय लेकर के बैठे हैं ये भारत का एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है। जहां कल हमने संस्कारों की बात की, शिक्षा और संस्कार दोनों साथ में जरूरी है। मात्र शिक्षा मिल जाए और संस्कार ना मिले तो भी काम नहीं होता, और शिक्षा के बिना तो संस्कार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे एक ट्रेन दौड़ रही है दो पटरी के सहारे, अगर एक पटरी हटा दे, एक तरफ का हिस्सा हटा दे तो शायद मेरे ख्याल से ट्रेन नहीं चल पाएगी। एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। अगर एक को हटा दे तो दूसरे का अस्तित्व नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर इस सृष्टि में नारी जाति नहीं हो, महिलाएं नहीं हो, कन्याएं नहीं हो, बेटियां नहीं हो, तो क्या इस सृष्टि की कल्पना संभव है? ये संसार क्या संसार कहलाने योग्य है? कहीं दूर मत जाइए, अपने ही घर को देख लें। अगर अपने ही घर में कोई भी स्त्री ना हो, ना माता हो, ना पत्नी हो, ना कोई बेटी हो, ना कोई बहन हो, बताइए उस घर को क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता वो घर है। वो तो सिर्फ एक मकान है जो 4 दीवारों से मिलकर के बन गया। चूना पत्थर ईंट से मिलकर के हमने मकान बना दिया, वो घर नहीं है। पुरुष मकान बनाता है और स्त्री उसे घर बनाती है। दोनों में बड़ा अंतर है। पैसे लगा करके कोई भी फ्लैट खड़ा कर सकता है, लेकिन उसमें जो जान डालता है, जो उसमें संस्कारित करता है, वो होती है एक नारी जाति, एक स्त्री जाति। आज हमारे देश में
बेटियों की संख्या कम हो रही है। लोग अशिक्षित होने के कारण से ऐसा कर रहे हैं। दो कारण हैं। सबसे पहले तो बेटी को अपने पेट में नहीं आने देते। जरा विचार करें, और उन महानुभावों से मैं कहना चाहता हूं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जहां बेटा और बेटी दोनों में भेद किया जाएगा। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, एक रथ के दो पहिए, एक गाड़ी के दो पहिए, दोनों बराबर होते हैं कि छोटे बड़े होते हैं? जहां दूसरे पहिए की हमें आवश्यकता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो दूसरा पहिया अगर छोटा होगा तो क्या गाड़ी चल पाएगी? बराबर के चाहिए। अगर एक पहिया बड़ा है एक छोटा है, बेटे को हमने बड़ा समान बहुत बड़ा मान लिया, उसको घर का, वंश का, कुल का जन्मदाता मान लिया, और बेटी को हमने कुछ नहीं माना, उसको तवज्जो नहीं दी, उसको वो संस्कार नहीं दिए, उसको शिक्षा नहीं दी, उसको घर के सिर्फ चूल्हे चौकों में लगाए रखा, तो सोचिए क्या गाड़ी चल पाएगी? मैं तो ये और निवेदन करना चाहता हूं कि जितने संस्कार बेटी अपने में लेकर के और अपने माध्यम से अन्य को दे सकती है, उतना बेटा नहीं दे सकता। मैं भी एक बेटा हूं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं भी एक भाई हूं, मैं भी किसी का पति हूं, मैं भी किसी का बेटा हूं, और मैं इस बात का अनुभव अपने आप में बहुत अच्छी तरह से करता हूं कि ये जो बेटियां हैं, जैसे मैंने कल भी दो पंक्तियां बोली थी, आज पुनः उन दो पंक्तियों को रिपीट करना चाहूंगा कि रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को रखती है बेटियां। एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ वही पढ़ता है, लेकिन एक बेटी पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। वो बेटी बड़ी होकर के अपने इस परिवार को तो संस्कारित करती ही करती है, साथ में ही आने वाली पीढ़ी को, जहां वो ससुराल में जाएगी, उसकी जो संतान होगी, अगर मां शिक्षित है तो ये निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि वो अपने बच्चों को अशिक्षित नहीं रख सकती। शुरुआत कहां से हुई? उसी बेटी से, जिस बेटी को हमने पढ़ाया है, जिस बेटी को हमने आगे बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि वर्तमान में बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी और भी सुधार अपेक्षित है, अभी और भी सुधार आना बाकी है। क्योंकि हमें जब यह दृश्य देखने को मिलता है, कभी न्यूज चैनल्स में मिल जाता है, कभी न्यूज़पेपर्स में मिल जाता है, कभी व्हाट्सएप, कभी किसके माध्यम से मिल जाता है, आज भी हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। भले वो चोरी छिपे हो रही हो, सरकार ने कानून बना दिया, जुर्माना लगाने के, फाइन लगाने के लिए सब कुछ कर दिया, दंड व्यवस्था बना दी, लेकिन फिर भी आज भी अनेक गांवों में, यहाँ पर बहुत स्थानों पे, अलग अलग स्थानों से लोग जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट की जो माताएं बहनें वो जुड़ी हुई है। आज भी अनेक स्थानों पर जहां जो गांव है, जो पिछड़ा स्थान कहलाता है, उन स्थानों पर आज भी बेटियों को उतना दर्जा नहीं दिया जाता, उनको कमजोर समझा जाता है। और जिस नॉर्थ ईस्ट में, और विशेष रूप से मणिपुर, इम्फाल की मैं बात करूं, जब मैं वहां पर पहली बार गया तो मैंने देखा वहां तो नारी शक्ति की ही विजय है। वहां तो सब जगह है, चाहे वो घर में अगर किसी की चलती है तो वो भी नारी शक्ति है, बाजार में अगर किसी की चलती है तो वो भी नारी शक्ति है, मार्केट में अगर दुकान भी अगर कोई कर रही है तो वो भी नारी शक्ति है। पूरे भारत में शायद हो सकता है विश्व में भी हो ये आंकड़ा, पूरे विश्व में एकमात्र इम्फाल मणिपुर वाला एकमात्र एरिया है जहां पर महिलाएं दुकान लगाती हैं और अपनी पूरा घर का खर्चा, जो एक इस तरह जैसे अपन एक पुरुष संभालता है अपने घर को, वहां पर महिलाएं संभालती हैं पूरे घर को। अब ऐसी स्थिति में वहां महिलाओं को इतना सम्मान और इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, उस स्थान पर भी अगर मुझे महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अभिनंदन के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए बोलना पड़े, तो मैं नहीं समझता कि वहां मुझे बोलने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जहां कहीं भी ऐसी स्थितियां घट रही है, थोड़ा सा विचार कीजिए कि हम किसको मार रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब हमें किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है तो हमें मारने का अधिकार भी नहीं है।
हो सकता है कि कोई महानुभाव ये बोले मैंने जन्म दिया। ये सब जन्म और मरण तो एक सामान्य रूप से लोग व्यवहार में कहते हैं भगवान के अधीन है। जब जैन दर्शन की, जैन फिलोसॉफी की बात करते हैं तो वो जरूर एक आयु कर्म के ऊपर निमित्त है, आयु कर्म के ऊपर डिपेंड है। किसकी आयु है वो उतना जिएगा। हम कौन होते हैं उसे जीने और मारने वाले, जीवन दिलाने वाले अथवा उसको मारने वाले। लेकिन जहां पेट में वो बालक या बालिका नहीं आई उसके पहले ही हम उसकी जांच करवा रहे हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये संदेह है। आज स्थिति क्या हो रही है, ये विषय पर बोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भाव है कि हमारे अंदर भेदभाव है। हम बेटा और बेटी को एक क्यों नहीं समझते हैं? मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि जितनी आजादी या जितना स्थान बेटों को मिलना चाहिए उतना स्थान ही बेटियों को मिले। सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, सब अपने अपने अनुसार जीवन जीते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि कोई कैसा, हम दोनों को बिल्कुल बराबर कहने का तात्पर्य ये थोड़ी होता है कि पुरुष के माध्यम से कोई पुत्र उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति हो जाए। जो जिसका अधिकार है, जो जिसका कर्तव्य है, वो उस कर्तव्य को पूरा करे। लेकिन अगर उसके कर्तव्यों को अगर हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं या उसके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको हम वही दबा रहे हैं, तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, हम उसकी प्रतिभा को नहीं दबा रहे, हम उसके टैलेंट को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम उस नारी जाति को समाप्त कर रहे हैं और उस स्त्री को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं जो खुद तो आगे बढ़ना चाह रही है, अपने साथ में 50 को और आगे लेकर के चलना चाहती है। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, क्योंकि जब कभी हम अशिक्षित लोगों को देखते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं थी, कभी मजबूरी के कारण मानो, रुपए पैसे नहीं थे उस कारण मानो, या कोई भी मजबूरी रही हो, घर गृहस्थी संभालने का कारण मानो, उन लोगों की जिंदगी में और जो शिक्षित लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कितना फर्क होता है, ये हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। अब महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है, शिक्षा लेने से फायदा क्या होगा, बेटियों को पढ़ाने से फायदा क्या होगा? कुछ लोग बहुत तरह के तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं कि साहब बेटियां पढ़ जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं तो वो अपने संस्कार भूल जाती हैं। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा, संस्कार देना हमारा कर्तव्य है, संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। आज भी वही बेटियां जिनको हमने संस्कारित किया, संस्कार दिए, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आज किसी भी क्षेत्र में अगर हम जाएंगे, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र में ले लो, चाहे उड़ान भरने में ले लो, चाहे पॉलिटिक्स में ले लीजिए, चाहे घर में किसी स्थान पर ले लीजिए, समाज में किसी स्थान पर ले लीजिए, आज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो मातृशक्ति नारी शक्ति तो कर रही है, किसी भी स्थान पर ले लीजिए, किसके माध्यम से हो रहा है? वो नारियों के माध्यम से, माताओं बहनों के माध्यम से, बेटियों के माध्यम से ही तो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पीछे नहीं है, वो भी अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट को या अपने हुनर को आगे दिखाने के लिए तैयार हो। बस उनको एक मंच की आवश्यकता है, एक स्थान की आवश्यकता है, एक ऐसा प्रेरणास्पद व्याख्यान की आवश्यकता है या प्रेरणादायक कोई व्यक्ति उनको मिले जो उनको आगे बढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू पाएंगी। सोचिए, अगर शिक्षा नहीं हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जहां लोग महिलाओं को या बेटियों को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं होते और मात्र बेटों को ही आगे बढ़ाते हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, ठीक है, एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, MBA कर लिया और आगे बढ़ गया, फॉरेन कंट्री में जॉब करता है या वहां से पढ़ करके आया वो, और अगर हमने बेटियों को नहीं पढ़ाया और वो हमारी बेटी अशिक्षित है, दोनों की जोड़ी कैसी होगी? बोलिए, विवाहोपरांत, विवाह पश्चात
एक शिक्षित व्यक्ति है, एक शिक्षित पुरुष है, एक अशिक्षित महिला है, दोनों की जोड़ी कैसी होगी? क्या दोनों समान रूप से अपना जीवन यापन कर पाएंगे? बात वही वापस आ जाती है जहां से मैंने शुरुआत की थी कि एक पहिया तो बिल्कुल बड़ा है और एक पहिया बहुत छोटा है, सेम बैलेंस होकर के कैसे गाड़ी चलेगी? क्योंकि बेटी को तो हमने पढ़ाया ही नहीं, बेटियों को तो हमने पिछड़ा मान लिया, बेटियों को तो ये मान लिया कि बस ये तो चूल्हे चौके में लगे रहे, घर के काम करते रहे। लेकिन मैं साथ में ये भी और निवेदन करना चाहूंगा कि बेटियों को या बहनों को, माताओं बहनों को जो विशेष कार्य है, या यूं कहना चाहिए संस्कारवश कुदरत के कारण से प्रकृति प्रदत्त जो उन्हें कार्य करने की विशेष एक अनुमति दी गई है, वो कार्यों का कार्य उन्हीं का है, अन्य का भी नहीं है। जहां हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना है, बेटियों में ही एकमात्र ऐसा हुनर होता है, ऐसी प्रतिभा होती है कि वो घर को भी संभालती है और ऑफिस को भी संभालती है। पुरुष में नहीं होता इतना टैलेंट, बेटों में नहीं होता इतना टैलेंट। क्वचित कदाचित कभी किसी स्थिति परिस्थितिवश बनाना पड़े, बनाए तो वो बहुत अच्छी बात है। कोई अपनी सर्विस के लिए, ऑफिस के लिए या रोजगार के लिए ऐसे होटल्स या घर गृहस्थी का कार्य करे तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो हुनर प्रकृति ने, जिन्हें हम अन्य भाषा में भगवान ने दिया है माताओं को, बेटियों को, वो हुनर हर किसी को नहीं मिलता। और मैं तो थोड़ा सा जब कभी इन विषयों पर बोलता हूं तो अपने आप को थोड़ा सा एक्साइटमेंट में ला करके और इस तरह की बात रखता हूं कि हर किसी को, सबको एक पत्नी चाहिए, सबको मां चाहिए, सबको बहन चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? सोचिए, किसको नहीं चाहिए मां? आज जरा उस बारे में विचार करो कि जिस कन्या की हम हत्या कर रहे हैं, जिस बेटी को हम नकार रहे हैं, जिस बेटी के ऊपर हम नकारात्मक सोच डाल रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो कल किसी की मां बनेगी। हम भी अपने आप को चाहते हैं कि हमारे ऊपर मां का साया रहे। वो किसी की बहन बनेगी, भाई दूज के दिन, रक्षाबंधन के दिन जब कलाई सुनी रहती है तो अपने आप समझ में आता है कि काश मेरी कोई बहन होती। जब विवाह की उम्र निकल जाती है, 25, 30, 35, 40, 45 वर्ष का कोई आदमी हो जाता है और उसे कोई लड़की नहीं मिलती, तब उसे समझ में आता है कि बेटी क्या होती है। आज का ये जो हमारा शीर्षक है, ये हमारी सोच बदलने के लिए रखा है। मेरा आप लोगों के बीच में ये जो अपनी बात मैं रख रहा हूं, मेरी बात का एक ही लक्ष्य है, अपनी सोच बदलिए। सबसे पहली सोच, दोनों में भेदभाव मिटाइए। दोनों में भेदभाव मिटना चाहिए, दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। अपनी सोच में सबसे पहले हम लाएं, क्रिया में बाद में, परिवार में बाद में, समाज में बाद में, पहले अपने आप को ठीक करें। मैंने कल भी निवेदन किया था कि अगर हम पहले अपने आप को ठीक करेंगे, अपने आप को संस्कारित करेंगे, ऐसे ही आज मैं कह रहा हूं, पहले हम अपनी सोच में परिवर्तन लेके आए। जब हमको सब चाहिए तो फिर जब बात बेटी पे आती है, और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि बेटी को बोझ क्यों मानते हैं। ये तो सब जैनिज्म के अकॉर्डिंग, जब आप जैन फिलोसॉफी पढ़ेंगे तो उसमें तो ये सब है, सब कर्माधीन है। कौन क्या कैसे कहाँ जन्म लेता है, ये सब हमारे कर्मों के अधीन है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि जिनके 4-4, 5-5 बेटे होते हैं, उनकी भी माँ बाप वृद्धाश्रम में देखे जाते हैं, भूख के मारे तड़पते और बिलखते हुए देखे जाते हैं। और जिनके एक भी बेटा नहीं होता, सिर्फ बेटियां ही होती है, वो अपने माँ बाप को नजरों पे रखते हैं, अपनी आंखों पे रखते हैं। क्यों? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटियां बोझ हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमारे भारत देश में जो दहेज प्रताड़ना की, दहेज प्रथा की जो कुरीति चल रही है, ये जो कभी कभी कुरीतियां जो आती है, जैसे अभी मैंने कन्या भ्रूण हत्या की बात की आपसे, आज अगर वो नहीं होता तो भारत सरकार को कन्या शिशु सुरक्षा का अधिनियम नहीं बनाना पड़ता।
आज अगर बेटियां बड़ी होकर के अपने माँ बाप का सपना साकार करती हैं और उन बेटियों को जब विवाह के समय पर जब सामने वाले पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा, दूल्हे पक्ष के द्वारा जब बहुत तरह से दहेज की डिमांड की जाती है, तब वो स्थिति आ रही थी कि लोगों को सोचना पड़ रहा था कि एक तो 20-25 वर्ष तक इस कन्या को पालो, बड़ा करो, पोषो, इसके लिए खूब खर्चा करो, और फिर जब इसका विवाह हो तब उस समय भी इसको इतना दहेज दो। कुछ कुरीतियां, ये जो मुद्दा है हमारा सामाजिक मुद्दा है, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। कुछ कुरीतियां हमारे ही द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, जो परंपरा और जो रीति हमारे समाज को खंडित करे, जो हमारे समाज को नीचा दिखाए, उनको तुरंत उसी दिन और उसी समय बदल देना चाहिए। सोच बदलने की आवश्यकता है। दहेज के लिए क्या कोई पहले से कोई विज्ञापन या कोई शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने मिलकर के उसको एक बहुत बड़ा रूप दे दिया, और जब किसी कन्या को अपने घर में लेकर के आते हैं तो उस समय खूब डिमांड करते हैं। धीरे धीरे लोगों को वो बोझ लगने लगा, और उस स्थिति में लोगों ने गर्भ में ही कन्याओं की हत्या करना या उनको मारना शुरू कर दिया। आज के इस विषय पर मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, हमें इस कुरीति को भी दूर करना है। कोरोना काल में जिस स्थिति में हमने अपना जीवन जिया है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने जीवन को जीना, दो शब्द हैं, नेसेसिटी एंड लग्जरी। डिपेंड ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसा बनाते हैं। कितना भी हम कमा लें, कितना भी हम अपने पास में रख लें, और सामने वाले से लेकर के अपने आप को बहुत बड़ा मानना, ये कहाँ की दादागिरी है? ये कहाँ का न्याय है? अगर हमें इतना ही ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है तो क्यों किसी सामने वाले के या उस पत्नी के या उस बेटी के पैसों के ऊपर मोहताज हो रहे हो? खुद कमाओ, खुद मेहनत करो, खुद पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद मर्सिडीज में घूमना। क्यों शादी के समय हम मर्सिडीज की डिमांड करते हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत नहीं? क्या हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है? नहीं है। दहेज वही लोग मांगते हैं जिनके पास पैसा कमाने की योग्यता नहीं होती, जो नकारा होते हैं, जिनके पास पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं है, वो लोग दहेज की डिमांड करते हैं। वो लोग, उन्हीं लोगों के कारण से लोग बाग, जो अन्य किसान है या अन्य कोई व्यक्ति जिनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। कार्य जो है ये बड़े लोगों से शुरू होता है। कोई भी रीति परंपरा धनवान लोगों से, बड़े लोगों से शुरू होती है, लेकिन जब शुरू होते 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 वही चीज जब समाज में आ जाती है तो वो सामाजिक बन जाती है। एक छोटे दर्जे का व्यक्ति, एक मध्यम दर्जे का व्यक्ति भी वह मन में विचार करने लग जाता है, सोचने लग जाता है मुझे भी करना है। क्यों? समाज में वो भी बैठा हुआ है, उसकी भी रेपुटेशन है, उसका भी रेपुटेशन का सवाल है, और वो उस बड़े आदमी के चक्कर में वो पिस जाता है। कर्जा ले लेकर के लोग दहेज देते हैं, अपनी अपनी बेटियों की शादी करते हैं। उस स्थिति में उन माता पिता को जरा परखिए। इसलिए इस प्रथा को हमें आज से ही, जितने भी महानुभाव यहाँ सुन रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा, अपने जीवन में यह संकल्प लें। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये संकल्प लें कि हम विवाह में कोई दहेज की डिमांड नहीं करेंगे, और अगर हो गया है विवाह तो ये संकल्प लें कि हम अपने बेटे बेटियों में, अपने परिवार के लोगों में, रिश्तेदारों में जब कभी भी विवाह होगा तो हम उसमें किसी भी प्रकार की दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। तीसरी बात, जो आज का विषय महत्वपूर्ण है, जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, ये दोनों टॉपिक तो चूंकि उस शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, जब तक ये शिक्षा नहीं होगी तब तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुराचार, अनाचार होते रहेंगे। क्योंकि महिलाओं के अधिकारों को बताने वाला कौन है? जब वो खुद शिक्षित होंगी। आज पहले का जमाना अगर हम देखते हैं, उनमें महिलाओं के अधिकारों को कौन बताने वाला था? बताइए। कोई नहीं था। इसीलिए उनके ऊपर बोझा लादा जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उनसे जैसा काम करवाना है उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे वो स्थिति बनी,
उनमें शिक्षा का भाव आने लगा, वो पढ़ने लगी, तो वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को उठाने लगी। शिक्षा भेदभाव को मिटाती है। लोग कहते हैं कन्या शिक्षा से क्या होगा, महिला शिक्षा से क्या होगा। मेरा निवेदन है भेदभाव मिटेगा। वो अपने खिलाफ होने वाले उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा पाएगी। आज महिलाओं को दबाया जा रहा है तो वही महिला वापस उठ करके आवाज भी उठा सकती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कोर्ट में जज लेडीज भी होती है, कोर्ट में वकील लेडीज भी होती है। अगर कदाचित कोई गलत उसके साथ में हो रहा है तो वो बोल तो पाएगी कि इस अधिनियम के तहत ये गलत है। बिना शिक्षा के क्या होगा। एक डॉक्टर के पास में अगर कोई जा रहा है, अगर वो गलत दवाई लिख रहा है, माताएं बहनें पहुंचती और वहां लेडी डॉक्टर नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में उस महिला का क्या होगा। और अगर लेडी डॉक्टर होगी तो वो अपनी जो भी डिजीज है, जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, वो खुल करके बता पाएगी। किस क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताइए। आज एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, उसको वहां पर अगर मैम नहीं मिलेगी तो शायद हो सकता है कि वो घर लौट करके वापस आ जाए। छोटा सा बच्चा, अभी पहली बार फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है, प्ले ग्रुप में है। पुरुषों के लायक वह कार्य नहीं होता है, वो एक महिला शिक्षिका ही कर सकती है, जो बेटी को, उस बेटे को या बेटी को, कोई भी हो जो वहां पढ़ने के लिए आ रहा है, वहां पर उसको बड़ा प्रेम प्यार दुलार देगी तो निश्चित रूप से वो बच्चा अपनी माँ की कमी महसूस नहीं करेगा और वहां धीरे धीरे पढ़ने लग जाएगा। किस क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, उस क्षेत्र में आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, आसमान छू रही हैं, लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा भेदभाव मिटाती है। शिक्षा, जब शिक्षित लड़की की हम बात करते हैं और शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षित लड़की अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर भी आवाज उठाती है और अपने साथ साथ अपने से सामने वाले या अन्य और कोई पराया व्यक्ति, उसके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर भी आवाज उठाती है। ये प्रभाव किसका है? शिक्षा का है। शिक्षा अगर वो अपने जीवन में अपनाती है, पढ़ती है, मात्र शिक्षा की ही हम बात नहीं करें, शिक्षा के साथ में संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दी। अगर कदाचित उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, वो सामने वाले को बोलेगी। जहां कदम से कदम मिलाकर चलने की बात होती है, जहां कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात होती है, वहां पर समानता होती है। हमारे देश में समानता का अधिकार है, कानून बना हुआ है। हम किसी को छोटा बड़ा, किसी को ऊंचा नीचा, किसी को हीन, किसी को उच्च इस दृष्टि से नहीं देख सकते, नहीं बोल सकते। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से उन माताओं बहनों में, उन नारियों में हम एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं। जहां बालक शिक्षित होता है वहां एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और जहां बालिका या जहां बेटियां शिक्षित होती है वहां 2 परिवार शिक्षित होते हैं, पूरा समाज शिक्षित होता है। ये फायदा है। इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जो अभियान है, बेटी बचाओ नहीं बोल रहा मैं, बेटी को तो बचाना ही बचाना है, मैं बेटी बढ़ाने की बात कर रहा हूं। जब बेटियां बढ़ेंगी तो हमारा रेशो 1000 पे 1000 हो पाएगा, तब तो बराबर हो पाएंगे, तब तो विवाह हो पाएगा। नहीं तो सोचिए जहां 918 हैं तो फिर 72 लोग तो कुंवारे ही रह जाएंगे। आचार्य श्री के पास में अगर जाना चाहें तो खुला दरवाजा है, आचार्य श्री एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति यहाँ अन्य जैनेतर लोग भी बैठे हुए हैं। और बहुत बहुत कड़वी बात अगर मैं बोलूं, आज इसी कारण से हमारे समाज में अनाचार, दुराचार, बलात्कार व्याप्त हो रहे हैं, फैल रहे हैं। उसका कारण ही यही है। जहां पर लिंगानुपात असमान रहेगा, सोचिए, आपको थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 1000 में 918 है, और अगर जो व्यक्ति गांव का है या जिसके अंदर इतनी समझ नहीं है, शिक्षा नहीं है, उस स्थिति की अगर हम बात करेंगे
तो उस स्थिति में वह क्या करेगा? उसके मन में अनाचार आएगा, उसके मन में दुराचार आएगा, वो मन में ये विचार करेगा कि नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं अपनी पूर्ति करनी है। जब अपनी पूर्ति करनी है, ऐसी स्थिति में समाज में अनाचार दुराचार व्याप्त होगा। ये कहां से उत्पन्न हुआ? ये वहीं से उत्पन्न हुआ जहां हमने महिलाओं को समान शिक्षा नहीं दी, जहां हमने महिलाओं को समान आचरण करने का या आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। उसी स्थिति में ये समाज की स्थिति हमारी बन रही है। इसलिए शिक्षा से अनेक फायदे हैं। महिलाओं को या माताओं को जब हम शिक्षित करते हैं तो निश्चित रूप से एक समाज शिक्षित होता है, एक राष्ट्र शिक्षित होता है। कभी मन में ये विचार किया कि ए नेशन विदाउट वुमेन क्या हो सकता है? जब घर ही हमारा सुनसान लगेगा, जब घर ही हमारा वीरान लगेगा, जिस घर में बेटियां ना हो, जिस घर में बहुएं ना हो, जिस घर में माताएं ना हो, अकेले पुरुष मिलकर के क्या कर लेंगे? सोचिए। उस स्थिति में हम एक समाज की और एक राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। इन बेटियों के ऊपर कुछ पंक्तियां कहीं से मुझे प्राप्त हुई है, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि कलियों को खिल जाने दो, कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो। कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो अब उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। बंद करो अब उनकी हत्या, जीवन ज्योत जलाने दो। कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहां से लाओगे? कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहां से लाओगे? बेटी की हत्या करके तुम बहू कहां से लाओगे? बेटी की हत्या करके तुम बहू कहां से लाओगे? मां धरती पर आने दो। एक बेटी पुकार रही है, मां धरती पर आने दो, उसको भी लहराने दो। बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। बंद करो अब उनकी हत्या, जीवन ज्योत जलाने दो। मां दुर्गा की पूजा करके तुम भक्त बड़े कहलाते हो। हम सभी जानते हैं जैनेतर समाज में, भारतीय संस्कृति में 9 देवियों की पूजा होती है। दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है। ये सब किसके रूप हैं? जिस शिक्षा से हम दूर रख रहे हैं, जिस विद्या से हम दूर रख रहे हैं, वो विद्या की देवी है, देवता नहीं है। सरस्वती देवी, उसके अंदर भी तो विद्या है, उसके अंदर भी तो ज्ञान है, वो भी तो एक स्त्री पर्याय है। फिर उस स्त्री को उस स्त्री पर्याय से क्यों दूर रखा जा रहा है? क्यों उसको शिक्षित नहीं किया जा रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि मां दुर्गा की पूजा करके तुम भक्त बड़े कहलाते हो। कहां गई वह भक्ति जो तुम बेटी को मार गिराते हो? कहां गई वह भक्ति जो तुम बेटी को मार गिराते हो? लक्ष्मी को जीवन पाने दो, लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर आंगन दमकाने दो। लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर आंगन दमकाने दो। बंद करो अब उनकी हत्या, जीवन ज्योत जलाने दो। बंद करो अब उनकी हत्या, जीवन ज्योत जलाने दो। नारी है तो जहान है, नारी है तो सृष्टि है, बेटी है तो ये संसार है। और जहां पर इनको पीछे रखा जाएगा, जहां पर इनके बारे में ऐसा विचार किया जाएगा, क्योंकि नारी शक्ति, कभी कभी सोचा, मन में विचार किया कि नर शक्ति शब्द का प्रयोग कभी सुना? नारी शक्ति के साथ में शक्ति शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? मैं अपने आप को ये सोच रहा हूं कि मैं खुद एक पुरुष होकर के ये प्रश्न रख रहा हूं महिलाओं के सामने। नर शक्ति नहीं कहा, नारी शक्ति कहा, मातृशक्ति कहा। क्यों कहा? जैनेतर संप्रदाय में जहां 9 देवियों की पूजा की जाती है, वहां पर स्त्री या यूं कहें नारी या यूं कहें बेटी प्रत्येक पर्याय में है। चाहे वो शक्ति के रूप में हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे धन संपत्ति के रूप में हो,
चाहे शत्रुओं को मार गिराने के रूप में हो। झांसी की रानी से लेकर के कल्पना चावला तक ये सब महिलाएं रही हैं, सब महिलाएं रही है। गीत संगीत सुनना है तो उसमें भी हमको महिला की आवाज चाहिए, कहीं पर हमको चलना है तो उसमें भी महिलाओं का सहारा चाहिए। जीवन रथ के दो पहिए हैं, एक छोटा एक बड़ा, या एक पहिए को ही निकाल देंगे तो जीवन रूपी गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए जहां नारियों की निंदा होती है वहां पर वो भारत देश नहीं हो सकता। पाश्चात्य संस्कृति में भले ही महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता हो या नहीं दिया जाता हो, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो वही बात आती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान जरूरी है। आज भी मैं फिर निवेदन करूं, आज भी अनेक स्थान ऐसे हैं जहां नारियों को पैर की जूती समझा जाता है, जहां उनको आदेश दिया जाता है, जहां उनको ललकारा जाता है, जहां उनको दुत्कारा जाता है, जहां उनको कुछ नहीं समझा जाता है। अनेक स्थानों पर तो उनके साथ में मारपीट होती है। क्यों? कभी मन में विचार किया क्यों होता है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा देश पुरुष प्रधान देश बन चुका है, बन गया है। क्यों है ये सब? गलत है। हम मिलकर के आवाज उठाएंगे, हम सब मिलकर के, क्योंकि मैं फिर निवेदन करूं ये सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे या समाज का जो कार्य होता है वो किसी एक व्यक्ति के आधार पे नहीं होता। समाज के लोग मिलकर के जो चीज का निर्णय ले लेते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं, वही चीज वो वैसी बन जाती है। महिलाओं ने वो अत्याचार सहन किए हैं और उन अत्याचारों को सहन करने का परिणाम है कि पुरुष अपने आप को बहुत हावी और आक्रामक बना लेता है और सामने वाले के ऊपर हाथ भी उठा देता है। कभी ये कल्पना नहीं की हमने कि अगर गलती से कभी आक्रामक होकर के गुस्से में अगर उस स्त्री का हाथ अपने ऊपर उठ जाएगा या पुरुष के ऊपर उठ जाएगा तो उस पुरुष की इज्जत ही क्या रह जाएगी? क्या हमें अधिकार है उसे मारने का? अगर हमें प्रेम करने का अधिकार मिला है तो वो कीजिए, बल्कि मारने का अधिकार हमें नहीं दिया है किसी को। जिन स्थानों पर आज नारियों का अपमान किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, उनको इस तरह से दुत्कारा जाता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, इस तरह के शब्दों से उनको डिमोटिवेट किया जाता है। निश्चित रूप से वो स्थान कभी भी घर नहीं हो सकते। जो भी मैंने आपको पंक्तियां कही, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का स्थान सर्वोपरि रहा है। सर्वोपरि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने कहा है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान आदिनाथ हो, इन सबको जन्म देने वाली कौन? नारी, माँ, बेटी। अगर हम बेटियों को मार रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा हमें बेटों की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। जब बेटियों को मारेंगे तो फिर बेटे कहां से लाएंगे? इसलिए उस स्थिति से हम बचें और बेटियों को जब हम पढ़ाएंगे तो ही हम बेटियों को बढ़ा पाएंगे। जो आज का मुख्य विषय है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। शिक्षा बहुत जरूरी है और जो मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा के साथ में संस्कार बहुत जरूरी है। आज हमारी बेटियां फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाना चाहती है, बिल्कुल जाना चाहिए, भेजना चाहिए, लेकिन उसके साथ में संस्कार भी देना चाहिए। उन्हें हम इतना संस्कारित कर दें, इतना शिक्षित कर दें, इतना परिपक्व कर दें कि वो अपनी हक की लड़ाई या अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या दुराचार या अनाचार को भी वो दूर कर सके। क्योंकि स्त्री पर्याय
स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से एक शर्म लज्जा रूप पर्याय होती है, जहां स्वभाव होता है, जहां स्त्री का संस्कार ऐसा नहीं होता कि वो वापस पलट करके जवाब दे। स्त्री की शर्म उसकी आंखों में होती है, उसके व्यक्तित्व में होती है, उसके चलने उठने बैठने, उसके बात करने में होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो, जैसे हम कुछ समय पहले जब हमारे देश में दामिनी के ऊपर अत्याचार दुराचार हुआ, या अनेक तरह के बहुत इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं, उस स्थिति में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक आक्रामकता होती है। और जब लोग व्हाट्सएप पे, मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा पे, इस पे जब अपनी आक्रामकता दिखाते हैं और उनका विरोध करते हैं उन दुर्जनों का, दुष्ट लोगों का या दोषियों का, तब मेरे मन में एक विचार आता है कि यहां दिखाने से क्या होगा, सामने उतरिए, क्योंकि ये समाज है। समाज में जहां बहुमत होता है वही चीज मान्य हो जाती है। आज वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उन पुरुषों का भी हाथ है जो उनको दबा करके रखता है। जहां गलत हो रहा है वहां गलत के पीछे आवाज उठाने का अधिकार है स्त्रियों को, बेटियों को। वो किसके माध्यम से संभव हो सकता है? वो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। शिक्षा अगर होगी, वो जब स्कूल पढ़ने जाएंगी या विद्यालय महाविद्यालय पढ़ने जाएंगी, तभी तो उन्हें अपने अधिकारों का पता चल पाएगा। घर में बैठ करके उन्हें अपने अधिकार कौन बताएगा? कोई उनके अधिकारों को बताने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका अधिकार बनता है कि वो शिक्षा प्राप्त करें, और जैसे पुरुष या जैसे बेटे शिक्षा प्राप्त करके अपने आप का भविष्य बहुत उज्जवल बनाते हैं, अपने आप को एक बहुत अच्छी स्थिति में पाते हैं, उसी स्थिति में महिलाओं का, स्त्रियों का भी अधिकार है कि वो भी उस स्थिति में पहुंचे। किसी ने दो पंक्तियां बहुत अच्छी कही है कि रात में निकलोगे तो अंधकार का पता चलेगा, रात्रि में निकलोगे तो अंधकार का पता चलेगा, और जब नारियों को शिक्षा दोगे तो नारियों के संस्कार का पता चलेगा, जब नारियों को शिक्षा दोगे तो नारियों के संस्कार का पता चलेगा। पहले उन्हें शिक्षित तो होने दें। अब जहां बात शिक्षा की आती है, वहां एक छोटा सा निवेदन मैं और करना चाहता हूं। जहां मैंने इतनी सारी बात नारियों की शिक्षा की है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, मौका देना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, वहां पर एक बात मैं ये और जरूर निवेदन करना चाहूंगा, उनको खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, खूब शिक्षित कीजिए, लेकिन उस शिक्षा के साथ में संस्कार जरूर दीजिए। जहां संस्कार से रहित शिक्षा होगी, बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं, हो सकता है शायद मेरे ये शब्द किन्हीं को कड़वे लगे, जहां संस्कार से रहित शिक्षा होगी, वो शिक्षा शिक्षा नहीं होगी, वो उसके जीवन को बर्बाद करने वाली भी हो सकती है। वर्तमान का युग सोशल मीडिया का युग है, मोबाइल का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टा का जमाना है। ऐसी स्थिति में हमने अपनी बेटियों को घर के बाहर पढ़ने तो भेज दिया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने तो भेज दिया, लेकिन क्या कभी हमने ऐसा विचार नहीं किया कि बाहर पढ़ने, जिस उम्र में, ये उम्र का तकाजा है, ये एक नेचुरल सी बात है कि जब कोई भी बेटी, कोई भी लड़का, कोई भी स्त्री, कोई भी बहन जब 15, 16, 20, 22 वर्ष की होती है, तो उसकी उस स्थिति में कहीं ना कहीं उसके शरीर में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उसका शरीर में रंग रूप परिवर्तन होता है, आकार प्रतिकार जब परिवर्तन होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है। और जहां आकर्षण होगा, जरूरी नहीं वहां प्रेम हो, वात्सल्य हो, वासना भी हो सकती है। उस स्थिति में अगर हमने उसको संस्कार नहीं दिए, तो आज जो हमारे भारत देश में ये स्थिति बन रही है कि विवाह से पूर्व ही अनेक अनेक भ्रूण हत्याएं हो रही है। जब अभी तो ये नवरात्रा इस वर्ष तो ऐसे ही चले गए, मैंने जयपुर के एक अखबार में पढ़ा था, और एक डॉक्टर का बहुत सुंदर स्टेटमेंट मैंने वहां पर पढ़ा, और जब उनसे व्यक्तिगत मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस एबॉर्शन करवाने के नवरात्रा के बाद में आते हैं। क्यों होता है ये शिक्षा के साथ में संस्कारों की कमी है।
मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, जहां मैंने एक तरफ पूरा ये आज का लेक्चर बेटियों को शिक्षा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको हाई एजुकेशन दिलाने के लिए मैंने आप लोगों को संप्रेरित किया और कहा कि बिल्कुल दिलाना चाहिए, वहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां बेटा और बेटी एक स्थान पर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के सारे केसेस हमें नजर आएंगे। भारतीय संस्कृति के ऊपर नजर डालिए। पहले के जमाने में क्या होता था? आश्रम व्यवस्था थी, पुरुष अलग पढ़ता था, महिलाएं अलग पढ़ती थी। लगभग 20-25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। 4 प्रकार के आश्रम हमारे यहाँ, 4 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, जो एवरेज 100 वर्ष की उम्र मानी जाती थी, आज उसको 80 मानते हैं तो 20 वर्ष मान लीजिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर उसके पश्चात संन्यास आश्रम। साथ में को एजुकेशन के कारण से आज जो समाज में ये कुरीतियां हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक दोष इस को एजुकेशन को भी जाता है। जहां उस स्थिति में, उस एज में, एक बेंच पर, एक रूम में, आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप हो रहा है बड़ी बड़ी कंट्रीज में, बड़ी बड़े शहरों में। कहां से हम अपने आप को रोक पाएंगे? जहां जैनेतर संप्रदाय में ब्रह्मा जी की कथा आती है, जब ब्रह्मा के सामने वो अप्सराएं नृत्य करने लगी तो उन्होंने चारों तरफ मुख बना लिए, तो ये तो मनुष्य है भैया। उस स्थिति से बचने के लिए, वहां से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं उस पुरानी व्यवस्था को वापस अपने भारत देश में लाना होगा, जो हमारे देश की संस्कृति रही। महिलाओं को अलग पढ़ाइए, पुरुषों को अलग पढ़ाइए। हाई एजुकेशन का मैं बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूं, उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी अधिकार है। वो भी प्रधानमंत्री बनी है, वो भी पायलट बने, वो भी सीए बने, वो भी डॉक्टर बने, वो भी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल वीसी बने, कोई आपत्ति नहीं है। सब जगह जाना चाहिए, लेकिन उनके संस्कार उनके साथ में होने चाहिए। अगर माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार उनके साथ में होंगे तो निश्चित रूप से उनको कहीं पर भी, किसी भी कोने में भेज दीजिए, वो उन संस्कारों को नहीं भूल पाएंगे। और वही बात मैं पुनः रिपीट करूं जो हमने पहले कल बात कही थी, कि संस्कारों के साथ में अगर हम अपना जीवन जिएंगे, माता पिता में अगर संस्कार होंगे तो वो बच्चों को संस्कारित कर पाएंगे। उनको ऐसी शिक्षा दीजिए, सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, व्यवहारिकता का ज्ञान बहुत जरूरी है, धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्या हमें खाना पीना है वो ज्ञान बहुत जरूरी है, क्या हमें पहनना है वो ज्ञान बहुत जरूरी है। जैनिज्म में निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम क्या पहनते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कि कौन हमारी मित्र मंडली में है, फ्रेंड सर्किल कौन है हमारे, किसके साथ हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, उन सब का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ता है और धीरे धीरे हमारा मन वैसा हो जाता है। इसलिए उस निमित्त को बहुत अच्छा बना के रखिए। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, बेटा तुम्हें गलत संगति नहीं करना। शराब की दुकान पर अगर कोई व्यक्ति दूध पी रहा है या पानी पी रहा है, दुनिया क्या कहेगी? बोलिए। आप तो कहोगे मैं तो दूध पी रहा था, मैं तो पानी पी रहा था, शराब तो मेरा दोस्त पी रहा था। लोग कहेंगे, हंसेंगे, झूठ बोलता है, फालतू बात करता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपके मित्रों से आपकी पहचान है। आप भले ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके मित्र गलत संस्कार वाले हैं, गलत आचरण वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो दाग धब्बा हमारे ऊपर भी लगेगा, वो आचरण में हमारे भी आएगा। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे बहुत अच्छा बनाएं। समय आपका हो रहा है, आगे भी आपका और भी कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि से भी हम सुनेंगे, आपके प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जब हम इस समाज को बहुत अच्छा बनाने की भावना रखते हैं, क्योंकि समाज हमसे ही है, समाज किसी और से नहीं है, उस स्थिति में हम बेटियों को एक बराबर का दर्जा दें,
यहाँ सुनने वाली भी अधिकांश बेटियां ही हैं, माताएं बहनें ही हैं। तो निश्चित रूप से उनसे तो मैं सबसे पहले ये संकल्प आज के दिन करवाना चाहूंगा, वो अपने अपने आप में अपने घर पे बैठकर कि मन में संकल्प करें कि मुझे बहुत अच्छा रहना है, अच्छा संस्कारित रहना है। जब आप स्वयं शिक्षित हुई है तो आप अपने आसपास के वातावरण को शिक्षित करें। मैं मानता हूं जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं वो तो स्वयं शिक्षित हैं ही, उनके परिवार के बेटे बेटियां भी शिक्षित हैं, उनके रिलेटिव्स के बेटे बेटियां भी शिक्षित हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमें भारत देश को और बेटियों को शिक्षित बनाना है और सुरक्षित बनाना है तो ये संकल्प लेकर के उठें कि हमारे आसपास जो अन्य गरीब लोग हैं, झुपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनमें से किसी एक की बेटी को एक तरह से गोद लेकर के और हम उसको शिक्षित करेंगे। गोद लेने का तात्पर्य जरूरी नहीं उस रूप में गोद लें, लेकिन उसकी शिक्षा का जो पैसा है, शिक्षा का जो उसको खर्चा है वो हम उठाएंगे। तब तो हमारा बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन कहें या आयोजन कहें या इतना सारा ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये जो हम जो समय व्यतीत कर रहे हैं इसका ये सार्थक बन पाएगा। नहीं तो ऐसे आयोजन बहुत होते हैं, खूब लेक्चर दिए जाते हैं, खूब लेक्चर सुने जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई क्रियान्विति ना हो, उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल ना हो तो फिर मतलब नहीं रह पाता है। मेरा तो यही निवेदन है कि अपने आसपास, क्योंकि अपना जो समाज है जो सुन रहे हैं वो एक सभ्य समाज है, यहाँ इस तरह के आई थिंक मुझे नहीं पता या मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्थान होगा या परिवार में ऐसी कोई बहनें रही होंगी, बेटियां रही होंगी जो शिक्षित न रह पाई हों। जहां शिक्षा कमजोर होती है, नहीं हो पाती है, वो जो मध्यम दर्जे के या बहुत निम्न दर्जे के जो लोग होते हैं वो लोग हुआ करते हैं जो अपने बेटियों को नहीं पढ़ा पाते, उनको बोझ समझते हैं। आप खुद अपने लक्ष्य को या जो लक्ष्य मैंने आपको बताया कि अपनी सोच को सही करें, सुधारें और उसके बाद में फिर अपने आसपास देखें कौन है। अगर एक महिला, सोचिए, एक महिला अगर एक बेटी को भी इस तरह से गोद लेकर के या इस तरह का भाव रख करके अगर उसको आगे पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, उसको शिक्षित करती है, उसको शिक्षा देने का जिम्मा लेती है, क्या आ जाएगा? मैं कहता हूं आपकी महीने की एक साड़ी कम खरीद लीजिए। वो पैसा जो आप 5,000 10,000 रुपए एक साड़ी में लगा रहे हैं वो उसकी शिक्षा में लगाइए। वही बेटी बड़ी होकर के आपको प्रणाम करेगी और हो सकता है वो कलेक्टर बन गई तो आपका काम भी कर देगी। सोचिए, तो ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अंत में बस कुछ पंक्तियां बोलकर के अपनी बात को विराम दूंगा कि मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ, बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। लक्ष्मी का कोई रूप कहे हैं, कोई कहता दुर्गा काली। लक्ष्मी का कोई रूप कहे हैं, कोई कहता दुर्गा काली। फिर क्यों न हो चाहे घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी। फिर क्यों न कोई चाहे घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी। धन्य ये कर दे जीवन सबका, जो तुम इस पर प्यार लुटाओ। धन्य ये कर दे जीवन सबका, जो तुम इस पर प्यार लुटाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये आकाश में गोते लगाती, वहीं ये आकाश में गोते लगाती, यही तो कहलाती मर्दानी। ये आकाश में गोते लगाती, यही तो कहलाती मर्दानी। यही तो है कल्पना चावला, वही यही तो है झांसी की रानी। इनको देकर के पूरी शिक्षा, इनको इनको देकर के पूरी शिक्षा अपना कर्तव्य निभाओ। इनको देकर के पूरी शिक्षा अपना कर्तव्य निभाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हाथों में राखी ये बांधे, घर में बहू बनकर आए। हाथों में राखी ये बांधे, घर में बहू बनकर आए। बनकर बेटी शैतानी करे, मां बनकर ये समझाए।
बनकर बेटी ये शैतानी करे, माँ बनकर ये समझाए, तुम इनका सम्मान करो और सबको यही सिखाओ। तुम इनका सम्मान करो और सबको यही सिखाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बिन बेटी के सोचो कि ये दुनिया कैसी होगी। बिन बेटी के सोचो कि ये दुनिया कैसी होगी। न प्यार ही होगा माँ का, न बहनों की राखी होगी। न प्यार ही होगा माँ का, न बहनों की राखी होगी। जिस कदम से रुक जाए ये सारी दुनिया, जिस कदम से रुक जाए ये सारी दुनिया, वो तुम कभी ना उठाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। बस अंत में इतनी सी बात मैं कहूंगा कि आज का ये जो हमारा विषय रहा, ये इस विषय को आपने सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। और यही बात और यही भावना मैं आप लोगों से करता हूँ, और यही आप लोगों के समक्ष ये विचार रखना चाहता हूँ कि जो भी बातें हमने यहाँ पर कही उनको हम अमल करें, उनको अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमारा सुनना और सुनाना सार्थक होगा। क्योंकि लेक्चर बहुत होते हैं, यहाँ लाइव लेक्चर चल रहा है, हो सकता है यूट्यूब पे या और भी कहीं पर भी कविताओं या कहीं पे भी इससे अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये आयोजन कर रहे हैं तो आयोजनकर्ताओं को, भारत विकास परिषद को, और आपका जो स्लोगन है वो ये बेटी है तो सृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये तो आज ये संकल्प लेकर के उठे, कसम खा करके उठे कि हम अपने परिवार में नारी निंदा, नारी का अपमान नहीं होने देंगे। हम खुद तो नहीं करेंगे, हम दूसरों, अगर हो रहा है तो वहां भी आवाज उठाएंगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से हमारा सुनना और सुनाना सार्थक होगा। और जो संकल्प मैंने आप लोगों से करवाया, अपने आसपास एक बेटी को जरूर शिक्षित करें। जब हर एक महिला एक बेटी को शिक्षित करेगी तो सोचिए, भारत देश में 135 करोड़ की जनसंख्या में, मुझे आंकड़ा तो ध्यान नहीं है लेकिन मैं लगभग जहां तक समझ रहा हूं, यहाँ 1000 में 918 930 मान के चपन चल रहे हैं, वहां वहां लगभग 135 करोड़ में 115 करोड़ तो या 110 करोड़ तो शिक्षित होंगे ही होंगे। लगभग 15-20 करोड़ जो अपन मोटा मोटी मान करके चल रहे वो नहीं होंगे, और उनमें महिलाओं की संख्या लगा लें। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम ये मुहिम छेड़ें और इस नववर्ष के उपलक्ष्य में 2021 में ये संकल्प करें कि हम एक स्त्री को, एक बेटी को जरूर पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा यह कार्यक्रम सफल और सार्थक होगा। बस इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः।